गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, जिसके अंदर भारत सरकार ने खास तौर पर जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में जिन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है उनके बारे में अपन जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली योजना है हमारे लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। अब इससे संबंधित प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है कि योजना कब लॉन्च हुई, तो 24 फरवरी 2019 कहाँ से लॉन्च हुई, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। पात्र कृषक परिवारों का ये लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दिया जाएगा। यानी कि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये स्कीम 1 दिसंबर 2018 की डेट से देय है। अब इसके अंदर क्या मिलता है, जो पात्र परिवार होते हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से 4-4 माह की 3 किस्तों के रूप में, यानी कि प्रत्येक किस्त पर 2-2 हजार रुपए राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी वर्तमान में भी जारी है और अभी तक इसकी 9 किस्तें जारी कर चुकी है मोदी जी सरकार। तो अपन ने देखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्चिंग डेट 24 फरवरी 2019। स्कीम कब से लागू है, तो 1 दिसंबर 2018 से इसके फायदे लागू है। कितना पैसा मिलता है जिसमें, तो इसमें पात्र परिवारों को 6,000 रुपए मिलते हैं साल भर में, 4-4 महीने की 3 किस्तों के रूप में। अब चलते हैं अगली स्कीम पर, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ये जो स्कीम है 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई है। अब इसके तहत क्या फायदा मिलता है कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नकद राशि प्रदान की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो 1 जनवरी 2017 से लॉन्च हुई, इसके अंदर गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो उसका प्रथम जो बच्चा होता है उसके पोषण के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नकद राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। अब चलते हैं अगली स्कीम पर। हमारी अगली स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये जो स्कीम है 1 जून 2015 से पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय इसके अंतर्गत किया गया है। स्वावलंबन योजना का विलय करके इसको शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि असंगठित क्षेत्र का जो गरीब कामगार होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर, अभिदाताओं का मतलब है जो भी व्यक्ति इसमें अपनी तरफ से पैसा लगाएगा उसको 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से लेकर 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान इसके तहत किया गया है। यानी कि आपको हर महीने कुछ पैसा अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा इस स्कीम के तहत, और उसके बाद में जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो इसका फायदा आपको मिलना शुरू होगा। इसके लिए पात्रता की निर्धारित शर्तें हैं कि आप 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधार इसके तहत पात्र माने गए हैं। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष की गई, यानी कि उस व्यक्ति को न्यूनतम 20 साल तक अपने तरफ से उसको अंशदान देना पड़ेगा। 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो वो वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इनकी शुरुआत के जो 5 वर्ष होंगे उसका 50% अंशदान का टोटल 50% या 1,000 रुपए जो भी कम होगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है कि अटल पेंशन स्कीम कब से स्टार्ट मानी जाती है, 1 जून 2015 से। इसमें किस स्कीम का विलय किया गया है, तो स्वावलंबन योजना का विलय इसके अंदर किया गया है। इसको किस वर्ग को टारगेट करके शुरू किया गया है, तो असंगठित क्षेत्र के गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत क्या फायदा मिलता है, तो इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसने भी इसके अंदर अंशदान किए 18 से 40 साल की उम्र के बीच, उनको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का पेंशन हर माह मिलता है। और इसकी जो अंशदान की न्यूनतम अवधि है सरकार के द्वारा 20 वर्ष की गई, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम जो भी इसका फायदा लेना चाह रहा है उसको 20 साल तक अपनी तरफ से उसमें अंशदान डोनेट करना पड़ेगा। और उस अंशदान के बदले जो गवर्नमेंट है वो 5 वर्ष तक उस अंशदान का 50% या 1,000 रुपए जो भी कम होगा वो सरकार वहन करेगी। अब चलते हैं अगली स्कीम पर। हमारी अगली स्कीम है सौभाग्य योजना। ये 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य का नाम दिया गया, इसको आरंभ किया गया था। तो ये दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के ऊपर 25 सितंबर 2017 से लॉन्च है।
और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका दूसरा नाम है सौभाग्य योजना। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरईसी द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना का जो संचालन कौन कर रहा है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इसका संचालन कर रहा है। 25 सितंबर 2017 से इसको लॉन्च किया गया। अब चलते हैं अगली स्कीम पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना काफी चर्चित है और सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रभावी रही है ये योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ की गई थी। तो इसको अपन को ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किस आदर्श वाक्य के साथ माना जाता है, तो मेरा खाता भाग्य विधाता। स्कीम कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014 को। अब इसका लक्ष्य क्या है? चयनित वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना। अब वित्तीय समावेशन क्या होता है? यानी कि समाज के वंचित वर्ग को गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा मिल सके, उस चीज को वित्तीय समावेशन बोलते हैं। जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक वो फायदा पहुंचे, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इसके घटक कौन कौन से हैं? तो गरीब और वंचित वर्ग के, वंचित एवं गरीब लोगों की वित्तीय सेवाओं यथा बैंक, बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता इसके तहत की जा रही है। इसके तहत रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। एक रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, मिलता है प्रत्येक खाताधारक को, और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उसको इसके तहत मिल रहा है। अब अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से कलकत्ता से मानी जाती है और इसके तहत पात्रता की शर्त रखी गई है 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक इसके तहत पात्र माने गए हैं। अब इसकी प्रीमियम राशि की बात करें अपन, तो इसकी प्रीमियम राशि 20 रुपए प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से, यानी कि ऑटो डेबिट माध्यम से इसके तहत 20 रुपए प्रति वर्ष कट जाते हैं बैंक अकाउंट से। और उस व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए देने का प्रावधान इस स्कीम के तहत किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रत्येक खाताधारक के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और इसका सभी को फायदा लेने के लिए प्रति वर्ष जो है 20 रुपए कटवा देने चाहिए ताकि उसका फायदा व्यक्ति को मिल सके। इसकी लॉन्चिंग डेट अपन को ध्यान रखनी है 9 मई 2015 कलकत्ता से। और इसके तहत पात्रता की मानदंड है 18 से 70 वर्ष की आयु का प्रत्येक खाताधार इसके तहत पात्र है। प्रीमियम राशि 20 रुपए रखी गई है और दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए मिलता है। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये 9 मई 2015 को ही लॉन्च हुई थी, दोनों स्कीम एक ही दिन लॉन्च हुई थी। और इसके तहत पात्रता की जो शर्त जो है 18 से 50 वर्ष की आयु रखी गई है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना के तहत 70 वर्ष की रखी गई है और जीवन ज्योति योजना के तहत 50 वर्ष की रखी गई है। अब इसके तहत प्रीमियम राशि 436 रुपए प्रति वर्ष रखी गई है, 436 रुपए प्रति वर्ष इसके तहत प्रीमियम राशि रखी गई है और इसका जोखिम कवरेज भी 2 लाख रुपए रखा गया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों स्कीम्स का फायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये जो टोटल मिला के साल भर का जो खर्चा है वो लगभग 256 रुपए आ रहा है। तो 256 रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, कम से कम इसके तहत आपके परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है आपके साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो। अगली स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको ई नाम भी बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत है 14 अप्रैल 2016 से मानी जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि बाजार पहले चल रहा था उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसको ई नाम दिया गया है, इसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ये ऑल इंडिया लेवल पर जारी है। अब इसका लक्ष्य क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समिति जो एपीएमसी होती है उनकी मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिनसों है तो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाना, यानी कि एपीएमसी जो मंडियां होती है उनको इस ई नाम के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है और भारत की पूरी स्टेट्स की मंडियों को इसके तहत जोड़ा जा रहा है। और फिर उसके बाद में प्रत्येक जो किसान है वो अपनी उपज को चाहे जिस मंडी का भाव देकर उसको सीधे सीधे तौर पर बेच सकता है और उसको अपना मुनाफा कमा सकता है। अभी इसको क्यों लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसी को ध्यान में रखते हुए ई नाम को जारी किया गया था। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसकी कार्यान्वयन एजेंसी मानी जाती है। तो अपन को ई नाम का ध्यान रखना है, इसके अंदर किसको जोड़ा जा रहा है? एपीएमसी यानी कि जो कृषि मंडियां होती है उनको इसके तहत जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 जुलाई 2015। अब इसके अंदर क्या किया गया था? 3 स्कीम्स को मिलाकर इस स्कीम का निर्माण किया गया था। जो पहले संचालित थी 3 स्कीम, अब उनके नाम अपन देखते हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम
और खेत में जल प्रबंधन, इनको मिला करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया 1 जुलाई 2015 से। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो राज्यों में कृषि जो विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है, प्रत्येक राज्य का कृषि विभाग। तो अपन को तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कौन कौन सी स्कीम को शामिल करके इसका निर्माण किया गया था। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो उचित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग करना था और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई का जो निवेश है उसमें संवर्धन करना था, ये मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए इसका किसान संपदा योजना कर दिया गया। संपदा का नाम किसान संपदा योजना 26 मई 2017 से किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। यानी कि किसान के खेत से लेकर उसके जो बिक्री होती है वहां तक के लिए जो आधुनिक अवसंरचना के थ्रू उसका ऐसा मैनेजमेंट करना है ताकि उसमें किसी प्रकार की उसकी संपदा को नुकसान नहीं पहुंचे और वो सीधे तौर पर जहां पर वो बेचना चाह रहा है वहां तक वो पहुंच जाए। इस प्रकार का यातायात संसाधन वगैरह उसको उपलब्ध करवाने का इसके तहत प्रावधान किया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम्स पर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत मानी जाती है 15 जुलाई 2015 से। काफी अच्छी स्कीम है और इसका लक्ष्य जो रखा गया था आगामी 4 वर्षों यानी कि 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। अब इस योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी और कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। यानी कि जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं के बीच में पढ़ाई छोड़ दी उन लोगों को इसके तहत ट्रेंड किया जा रहा था। और योजना में प्रत्येक प्रशिक्षक को औसतन 8,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिए जाने का इसके तहत प्रावधान किया गया था। यानी कि इस स्कीम में जो भी व्यक्ति रजिस्टर करवाता था उसको 8,000 रुपए उस प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए जाते थे ताकि उसको आर्थिक संबल मिल सके। अब है अपनी अगली स्कीम राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह मिशन 2018 में शुरू माना जाता है। अब राष्ट्रीय पोषण मिशन किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था उसको देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है ठिगनापन, ठिगनापन मतलब बोनापन इसको बोल सकते हैं, अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में प्रत्येक में 2% की कमी लाना था। यानी कि प्रतिवर्ष इसके अंदर 2% की कमी लाने का इसके तहत प्रावधान करके इसको शुरू किया गया था। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। यानी कि ठिगनापन, अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन में तो प्रति साल 2% की कमी लानी थी। और रक्त अल्पता यानी कि जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर उसमें 3% की कमी लानी थी। ठिगनेपन और अल्प विकास मामलों में 38.4% NFHS फोर्थ सर्वे के अनुसार और कम करके 2022 तक 25% लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। यानी कि जब NFHS फोर्थ हुआ था उस समय ठिगनापन और अल्प विकास जो है उसकी औसत थी प्रतिशत था 38.4%। उसको 2022 तक 25% पर लाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन को। तो इसका लक्ष्य अपन को ध्यान रखना है, ठिगनापन, अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन में तो 2% की कमी वार्षिक करनी थी और रक्त अल्पता में 3% की कमी करनी थी और ओवरऑल जो है 25% तक का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। हमारी अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये काफी अच्छी स्कीम है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन जो है, मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिड भी बोला जाता है उसकी एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था। इसके तहत 3 श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं। तीनों श्रेणियां कौन कौन से? शिशु उद्योग, किशोर उद्योग और तरुण उद्योग। शिशु उद्योग के तहत 50,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं और तरुण उद्योग के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी स्कीम है और इसका फायदा सबसे ज्यादा अब तक उठाए जाने वाली स्कीम इसको माना जाता है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लोगों ने लोन लिया है। इसकी लॉन्चिंग डेट अपन को ध्यान रखनी है 8 अप्रैल 2015। मुद्रा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी। और ये किसकी अनुषंगी इकाई है? तो इस सिडबी की अनुषंगी इकाई है। 3 श्रेणियों के ऋण इसके तहत प्रदान किए जाते हैं। शिशु में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक।
अब है अपनी अगली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से मानी जाती है। अब इसका लक्ष्य जो था 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था। ये योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 संवेदी कस्बों जिसको स्टेट्यूटरी टाउन की संख्या दी जाती है उनको कवर करना था 4041 कस्बों। हालांकि ये योजना अभी तक भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है सभी को आवास उपलब्ध करवाने की, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से इसके फायदे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसका अपन को ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। हमारी अगली स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम जो है 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी, जबकि 16 जनवरी 2016 से इसको शुभारंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, नवोन्मेष को बढ़ावा देना, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना और कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। यानी कि इनोवेशन को बढ़ाकर जो नए व्यक्ति कारोबार में शामिल होना चाहिए, बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनको अनुकूल वातावरण सृजन करने के लिए इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। अब इसका डेट अपन को ध्यान रखना है, लॉन्च शुरुआत की डेट जो है इसकी 16 जनवरी 2016 है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना हमारी अगली स्कीम है। इसके साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ जो है 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा नई दिल्ली से किया गया था। वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को अरुण जेटली द्वारा। अब इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था वय वंदन योजना के तहत, तो इसमें ये 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तो एक पेंशन योजना है। वय वंदन योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है। प्रारंभ में 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के संचालन का जो दायित्व है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के पास है। इस पेंशन के तहत पेंशन है तो एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न प्रदान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस पेंशन है तो एक मुश्त भुगतान करता है तो 10 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से प्रति वर्ष उसको रिटर्न मिलता रहेगा। ये वय वंदन योजना थी। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर। ये काफी फेमस स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी तक भी चल रही है और अब तक की मैं सबसे सफल स्कीम इसको मानता हूँ। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। अब इसका लक्ष्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन जिसको LPG अपन बोलते हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आदर्श वाक्य था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य है। अब ये योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसकी स्कीम के तहत प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की थी। यानी कि 2.0 की शुरुआत भी यूपी से ही मानी जाती है, तो अपन को ये भी ध्यान रखना है। ये 10 अगस्त 2021 से मानी जाती है। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है शुरुआत लॉन्चिंग डेट 1 मई 2016 कहाँ से है, बलिया उत्तर प्रदेश से। और इसका क्या उद्देश्य था, तो BPL जो व्यक्ति है उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना। आदर्श वाक्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और इसमें 1600 रुपए की वित्तीय सहायता सभी को प्रदान की गई थी। और इसका सेकंड चरण भी 10 अगस्त 2021 से लॉन्च हुआ था। हमारी अगली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को मानी जाती है। इसकी शुरुआत जो है खरीफ की वर्ष 2016 से प्रभावी रही है। अब किसानों को इसके लिए क्या प्रीमियम देना पड़ता है ये अपन को ध्यान रखना है, यही पूछा जाता है परीक्षा में। खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम लिया जाता है, रबी की फसल के लिए 1.5-10% लिया जाता है, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसान को देना पड़ता है। खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होता है, ऐसा माना जाता है। तो अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है लॉन्चिंग डेट 13 जनवरी 2016 और प्रीमियम राशि जो खरीफ पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों पर 5% है। अगली स्कीम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसका आदर्श वाक्य अपन को ध्यान रखना है स्वस्थ धरा खेत हरा, इस नारे के साथ इसको शुरू किया गया था। स्वस्थ धरा खेत हरा 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान। अब चलते हैं अगली स्कीम पर, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 31 मई 2019 से मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री
किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इसके तहत क्या किया जाता है, किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने के लिए आयु जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन निर्धारित इसके तहत की गई है। अब इसमें इसका फायदा कैसे मिलेगा, तो इस योजना के पात्र किसान द्वारा अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के रूप में उसमें जमा करवाई जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी किसान इस स्कीम के तहत जितना भी पैसा अपनी तरफ से लगाएगा, उसी अनुपात में उतना ही पैसा केंद्र सरकार के द्वारा मिलाया जाएगा और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस किसान को 5,000 रुपए न्यूनतम प्रति माह पेंशन उसको मिलती रहेगी। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर, मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 से मानी जाती है। अब मेक इन इंडिया स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि विनिर्माण जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत क्षेत्र में संवर्धन हेतु भारत की महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, यानी कि ग्लोबल हब बनाना चाहते थे भारत को विनिर्माण के सेक्टर में, इसलिए इस स्कीम को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत 25 औद्योगिक सेक्टर की पहचान की गई थी इस मिशन के साथ, इस विजन के साथ इसको शुरू किया गया था, ताकि भारत को विनिर्माण के सेक्टर में एक वर्ल्ड हब, वैश्विक हब बनाया जा सके। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब इसकी शुरुआत जो है 20 नवंबर 2016 से मानी जाती है और इसका लक्ष्य भी 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करवाना था और शहरी और ग्रामीण दोनों स्कीम्स ही अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है। अगली स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसके तहत पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटीज का चयन किया गया है और इसमें राजस्थान में भी 4 स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, 25 जून 2015। अगली स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से मानी जाती है। गांधी जी की 150वीं जयंती जो 2 अक्टूबर 2019 को मनाई जानी है, वहां तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य लेकर इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय के प्रावधान जो है 75.25 के अनुपात में रखा गया, यानी कि 75% तो केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार को खर्च करने। अगर बात करें तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है और स्पेशल श्रेणी के जो राज्य है उनके लिए, विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य उनके लिए इसका वित्तीय प्रावधान जो है 90.10 माना गया है, यानी कि 9 रुपए 100 में से 90 रुपए तो केंद्र सरकार ले मिलाएगी और 10% रुपया जो है राज्य सरकार मिलाएगी। अब अगली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को मानी जाती है, घोषणा की गई थी और इसका 5 अप्रैल 2016 से नोएडा उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था, इसके तहत संस्थागत साक्षरता तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था, ताकि संस्थागत जो शाख हैं उसमें SC ST और महिला उद्यमियों को पहुंच हो सके। अब इसकी क्रियान्वयन एजेंसी सिडबी है, वो इसका पुनर्वित्त पोषण का कार्य भी देख रही है। अगली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत है जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से पानीपत से मानी जाती है। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंग अनुपात को ऊपर उठाना था, क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम माना जाता है, सबसे कम वाले राज्यों के अंदर आता है ये, तो वहां पर लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये पूरे भारत में काफी प्रभावशाली स्कीम रही है और इसकी वजह से भारत का लिंगानुपात भी पिछले लिंगानुपात की अपेक्षा बढ़ गया है। ये 3 मंत्रालयों, इनकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इनकी 3 मंत्रालयों की मिक्स स्कीम है ये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हमारी लास्ट स्कीम है उदय योजना, जिसको उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना माना जाता है। ये 20 नवंबर 2015 को इसको शुरू किया गया था। अब इसको क्यों शुरू किया गया था, तो बिजली वितरण कंपनियां जो है डिस्कॉम, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार और उनके पुनरुत्थान के लिए इसको शुरू किया गया था। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो ऊर्जा मंत्रालय को माना गया है। इस प्रकार हमारी जो स्कीम है उदय योजना, उसको शुरू किया गया था ताकि बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके और उनका पुनरुत्थान करवाया जा सके, ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम है। अब इस प्रकार हमने हमारी स्कीम्स जो है उसके बारे में जाना जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसके साथ साथ में आपको कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो संगठन और उनके मुख्यालय उनके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में सीधे सीधे तौर पर आजकल संस्थान का नाम देकर उसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है या फिर संस्थान का नाम देकर उसके मुख्यालय को सम्मिलित करने के लिए पद से बोला जाता है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हुए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ, जिसको AU बोला जाता है, इसका मुख्यालय अदीस अबाबा के अंदर है।
शंघाई सहयोग संगठन जिसको अपन एससीओ बोलते हैं, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर रखा गया है। बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं उनके लिए जो संगठन बना है बिम्स्टेक, उसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, उसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। आसियान जिसको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ बोला जाता है, आसियान, उसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। न्यू डेवलपमेंट जिसको एनडीबी बोला जाता है, उसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। अगला संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको अपन यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में रखा गया है। ओपेक ये पेट्रोलियम उत्पादक निर्यातक देशों का जो समूह है, उसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर रखा गया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें ईयू, तो ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर रखा गया है। नाटो का भी ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, तो दोनों का ध्यान रखना है, नाटो और ईयू दोनों का ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, उसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर रखा गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर रखा गया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको इंटरनेशनल कोर्ट भी बोला जाता है, उसका मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड के अंदर रखा गया है। अगले संगठन जो है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको फाओ बोला जाता है, उसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर रखा गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय वो भी वाशिंगटन डीसी में है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इंटरपोल इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस के अंदर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको आईएलओ बोला जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। तो मित्रों इन मुख्यालयों से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से, जैसे पूछ लेगा अपन से 4 संगठन एक तरफ देंगे, मुख्यालयों को एक तरफ देंगे, मिलान करवाएंगे, या फिर ऐसा दे सकता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है, इस प्रकार हमारे सामने प्रश्न आ सकता है। तो इनके अपन को एज इट इज याद रखना है, या एक तरीके से सोच लो कि रट्टे मारने हैं, बिना रट्टे मारे अपन सक्सेस नहीं हो सकते इस जगह पर। भारत में जो प्रमुख प्रमुख स्टेच्यू है उनके बारे में भी अपन जानकारी कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, और यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाई गई है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी के अंदर। रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाई गई है और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज से अपन को पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा नॉलेजफुल इंसान कौन है भारत के अंदर अब तक माना जाता है मेरे हिसाब से, वो है भीमराव अम्बेडकर। उसकी प्रतिमा जो है, उनकी जो प्रतिमाएं महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो उसको स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट स्टेच्यू है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। और श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु के संस्थापक है, उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, जिसको स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। अगला है स्टेच्यू ऑफ पीस, ये राजस्थान के अंदर है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी, उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगाई है, विजय वल्लभ सूरी की, तो स्टेच्यू ऑफ पीस के नाम से उसको जाना जाता है, पाली के अंदर लगी। स्टेच्यू ऑफ पीस एक और है जिसको श्री रामानुजाचार्य का स्टेच्यू है, वो श्री जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगाया गया। स्टेच्यू ऑफ पीस 2 जगह पर है, एक तो पाली में जहाँ पर विजय वल्लभ सूरी का स्टेच्यू है, और एक है श्री रामानुजाचार्य का स्टेच्यू जो श्री नगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास स्वरूपम, ये राजस्थान के नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा शहर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई, उसको स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाथद्वारा के अंदर स्थित है, क्योंकि अपन को राजस्थान के तो स्पेशली ध्यान रखना है, स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इतनी ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर, इसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और सरदार पटेल की प्रतिमा है जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, और सभी विश्व स्तर के संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और भारत के मुख्य मुख्य जो स्टेच्यूज हैं उनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से जो भी प्रश्न आएंगे आप उनके बहुत शानदार तरीके से जवाब देने लायक स्थिति में रहेंगे, और आप अपनी परीक्षा में अपना निश्चित सफलता सुनिश्चित करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।